हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 10 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज एन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर that provide different kind of service, जो different kind of service provide करता है to the main area of प्रोडक्शन सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सा मैं आपको मतलब बताता हूं। सपोज जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर रोड्स होते हैं, या फिर हेल्थ होती है, हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ें ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, हम ये बोल सकते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है। मतलब कि बेसिकली हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या फिर सोशल एनवायरनमेंट है, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें हैं वो अगर वेल डेवलप होगी तो हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब इंडिया के अंदर आप देखो, रोड्स के ऊपर गड्ढे होते हैं, या बिल्डिंग्स नहीं है ऊंची ऊंची, या बहुत सारे वाटर सप्लाई नहीं है कई जगह पर अभी भी विलेजेस में लोग रहते हैं, पता ही नहीं है लोगों को क्या करना चाहिए आगे, उनके पास इनकम कहां से आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, रोड्स अच्छी होती है, जो पीपल होते हैं विलेजेस से वो भी कनेक्ट रहते हैं, किससे, बड़े बड़े सिटीज से कनेक्ट रहते हैं, जिससे कि उनको और ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो क्या होता है, ये जो बिल्डिंग्स, रोड्स, हेल्थ वगैरह होती है, एजुकेशन होती है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 2, जो कि है टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इज वन विच इज मेनली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या होता है, जो इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक से आप समझ सकते हो जो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, जितना भी बिजनेस से रिलेटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हाउस होल्ड से रिलेटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों होना चाहिए किसी भी कंट्रीज में। सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर पावर, वाटर यानी कि वाटर अच्छा रहेगा, पावर अच्छी रहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे इंडिया ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, यानी कि जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने लगेगी, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जनरेट लिंकेज, यानी कि एक इंडस्ट्री जब डेवलप करती है अदर इंडस्ट्री को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज, जनरेशन लिंकेज। यानी कि लिंकेज होने लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, एक इंडस्ट्री जनरेट करती है दूसरी इंडस्ट्री को। जैसे सपोज जो पेन है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब पेन बनाने के लिए एक चीज़ तो चाहिएगी नहीं ना, रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, इंजीनियर्स चाहिए जो पेन के मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे। अब पेन की डिमांड इंक्रीज हुई है, हम ये नहीं बोल सकते जो पेन की कंपनी है सिर्फ उसको फ़ायदा हुआ है, जो रॉ मटेरियल बनाएगा, लेबर आएगी, या फिर जो इंजीनियर्स आएंगे, उन सबको भी तो फ़ायदा होगा। तो क्या होगा, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने लगेगी। इसके बाद फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है ना, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो अपना काम खुद करना पसंद नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो अपना काम दूसरों को दे देती है। जैसे सपोज एक मल्टीनेशनल कंपनी है यहाँ पे, अब वो क्या करेगी, सपोज ये यूएसए में है, वो क्या करेगी कि अपना काम खुद नहीं करेगी, इसके अंदर 100 तरीके के काम होते हैं, अब ये सारा काम खुद करने लगेगी। आप देखोगे अगर एप्पल है तो वो क्या अपना काम सारा खुद करता है, नहीं, वो स्क्रीन कहीं और से लेता है, कैमरा कहीं और से लेता है, डिस्प्ले कहीं और से लेता है, बॉडी कहीं और से लेता है, वगैरह वगैरह, अलग अलग चीजें कहीं और से लेता है, और खुद बहुत सारी चीजें खुद भी बनाता है, और उन्हें क्या करता है, फिर असेंबल करता है। तो ये जो सारे काम हैं ये आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं, आउटसोर्स मतलब किसी और से भी तो करवा सकते हैं। जैसे ये वाला काम ये दे सकते हैं टाटा को,
जो टाटा कंपनी है उसको दे सकते हैं, या फिर ये वाला काम ये दे सकते हैं सोनी को कि कोई सा काम ये सोनी से करवा देंगे, या फिर जो स्क्रीन बनाने का काम है वो दे सकते हैं सैमसंग को, जो सैमसंग है वो स्क्रीन बहुत अच्छी बनाता है और एप्पल भी वहीं से बनवाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारा काम आउटसोर्स कर दिया, मतलब किसी और से करवा लिया। अब अगर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो विदेश के लोग सोचेंगे कि अपना काम आउटसोर्स कहाँ पे करो, इंडिया के अंदर करो। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होने की वजह से आउटसोर्स विदेश की कंपनियां इंडिया के अंदर करेगी और इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी। जैसे इंडिया के अंदर बीपीओज और कॉल सेंटर का बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बाहर के लोग बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम इंडिया के अंदर करवाते हैं, बीपीओज का और कॉल सेंटर वगैरह का। इसके बाद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। आप देखो विलेजेस में तो हॉस्पिटल ही नहीं होते, वहां पे किसी को हार्ट अटैक आता है वो मर जाता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, एम्बुलेंस नहीं आ पाती। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां के आपने देखा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो भी इंक्रीज होती है। इसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, और हेल्प इन मार्केट एक्सपेंशन, यानी कि मार्केट भी इंक्रीज होता है, बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर आती है। इसके बाद देखते हैं एनर्जी, उसके बाद हमको देखना है हेल्थ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना दो मेन चीज होती है, एक एनर्जी, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज को चलाने के लिए आज के टाइम में क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ह्यूमंस यानी कि उनकी हेल्थ। एक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हेल्थ यानी कि ह्यूमंस की हेल्थ। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी की हमें नीड क्यों है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें नीड है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड, हर जगह हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। इसके बाद देखते हैं फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी यानी कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जिसको हम प्राइस दे के खरीदते हैं, जैसे कोल से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस, इसको हमें क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जब ये हमको मिलती है। उसके बाद नॉन कमर्शियल एनर्जी की, नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन सी होती है, जिसको हमें प्राइस देके नहीं खरीदना पड़ता, जैसे फायरवुड, हम लकड़ियों को जला के अपनी खुद की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में और भी टाइप की एनर्जी आती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक तरीका नहीं होता, तो वो अलग अलग टाइप की चीजें भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल डंक जो होते हैं उनसे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी प्राइस नहीं देना पड़ता। और जो कमर्शियल एनर्जी होती है उसके लिए हमें क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये वेरी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ये रिन्यूएबल इन नेचर होता है। कन्वेंशनल जैसे लॉन्ग टर्म के लिए थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जैसे कि डैम्स होते हैं रिवर के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर। न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर से बनते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर। नेचुरल गैस एलपीजी वगैरह जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मतलब अगर हमने एक डैम बना दिया 1 साल 2 साल में तो वो खराब नहीं हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, हमें पावर सप्लाई करता रहेगा। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं वो रिन्यूएबल इन नेचर होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, लेकिन इनकी भी एक लाइफ है। जैसे डैम है, वो कभी ना कभी तो पुराना होगा, कभी ना कभी तो हमें उसकी जगह नया डैम बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं ना, ये रिन्यूएबल इन नेचर होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सन कभी धूप देनी बंद कर देगा, जब तक ये दुनिया है जब तक सन धूप देता रहेगा। इसका मतलब अगर हमने एक बार सोलर प्लांट लगा दिए तो वो हम हमेशा उससे क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा चलनी बंद हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। बायोगैस बंद हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। बायोमास या स्मॉल हाइड्रो पावर, यानी कि जो छोटे छोटे डैम्स होते हैं रिवर्स वगैरह के ऊपर, छोटी छोटी जो रिवर्स होती है उसके ऊपर, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस बोलते हैं। इसके बाद चैलेंजेस बिफोर पावर सेक्टर। इंडिया के अंदर जो पावर सेक्टर है उसके क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज इलेक्ट्रिसिटी की हमें नीड ज्यादा है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो कम है। दूसरी चीज, लो प्लांट लोडेड फैक्ट्री, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में अपना पैसा डाल रहे हैं, अपनी मनी को ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम इन्वेस्ट हो रही है। होना क्या चाहिए, मनी कम से कम लगे और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मनी ज्यादा लगती है, इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होती है। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्डेड, जैसे हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो वो क्या करता है, वो कभी भी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाता, वो हमेशा लॉस ही दिखाता रहता है।
ये एक चैलेंज है इंडिया के सामने। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल। रॉ मटेरियल और कोल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करते हैं, इसकी क्या है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, सबसे अच्छा चीज़ होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्योंकि रिवर्स हर जगह होती है, एक बार डैम बना तो कई सालों तक वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस प्रोडक्शन है, हमारे पास डैम्स ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। स्लो प्रोग्रेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, स्लो प्रोग्रेस होती है इंडिया के अंदर। सजेस्टेड मेजर्स। अब हम मेजर्स क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, पावर सेक्टर जो है इंडिया के अंदर अच्छा हो जाए। इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोडेड फैक्टर। प्लांट लोडेड फैक्टर अभी हमने देखा कि मनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कम है, हमें क्या करना है, मनी कम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करनी है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करना है। इसके बाद रिड्यूस इन लॉसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी बॉडीज का हमेशा लॉस आता रहता है उसको क्या करना है, हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद टू इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट। जो सप्लाई है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है हमें, यानी कि ज़्यादा अगर हम रॉ मटेरियल कोल वगैरह ज़्यादा देंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। इसके बाद चेक इन पावर थेफ्ट। क्या होता है, कई जगह तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होना चाहिए, इंडिया के अंदर क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी बाहर यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां से भी लोग इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारा जो पावर सेक्टर है उसमें क्या हो, सुधार हो। डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को डेवलप करो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, मतलब एक बार लगा तो बेफिक्र अपने आप चलता रहेगा, जैसे सोलर एनर्जी, जो सन की धूप होती है वो। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर डेवलप करो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या डेवलप करने के लिए, पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला, एक्सेलरेट डोमेस्टिक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो इंडिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको फुल तरीके से क्या करो, यूटिलाइज करो, जिससे कि हम क्या कर सकें, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। इसके बाद पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। हाई प्रायोरिटी इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, इनको संभाल के यूज़ करो। क्यों, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस ना बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हमारी कंपनी को डिपेंड करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। हमारी कंट्री क्या है, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पता है मिडिल ईस्ट से सारा पेट्रोल आता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर डिपेंड करना पड़ता है हमारी कंट्री को। तो हमें पेट्रोलियम को बहुत ज़्यादा संभाल के यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें पेट्रोलियम को यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि फ्यूचर में हम करेंगे भी। इसके बाद प्रमोट्स रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसी एनर्जी को प्रमोट करो जो कि रिन्यूएबल हो, एक बार लगा तो कहानी खत्म। अब देखते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ सर्विस को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो डेथ रेट है उसको कम करना पड़ेगा। रिड्यूस इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो लोग होते हैं ना वो 1 साल के अंदर मर जाते हैं। सपोज एक चाइल्ड है, उसका बर्थ हुआ और वो 1 साल की उम्र को, एज को अचीव करने से पहले ही डेथ हो गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी। उसका रेट क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। सपोज एवरेज लोग 60 साल जीते तो हमें इंक्रीज करके क्या करना पड़ेगा, 70 ईयर्स उसको करना पड़ेगा। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, जो डेडली डिसीज है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि लोग कम से कम मरे। इसके बाद रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट अभी हमने पढ़ा, जो 1 साल तक अचीव नहीं कर पाते, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि लोग अपना इलाज अच्छे से करा पाए। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन भी हमें चलाने पड़ेंगे, जिससे कि लोग क्या हो सके, हेल्दी हो सके। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें क्या लाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर लाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमें देखो गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको सबको पता ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर कितना अच्छा काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कितना अच्छा काम होता है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हेल्थ के सेक्टर के अंदर भी उतना ही ज़्यादा चीज़ें होगी। इसके बाद कोजेज ऑफ लो लेवल ऑफ हेल्थ इन इंडिया। हम सबको पता है जो इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है, उसके कोजेज क्या क्या है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा होते चले जाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज होने का टाइम नहीं मिल पाता। इसके बाद मेल न्यूट्रिशन। अब ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल ही हेल्थ सेक्टर को अच्छा करते हैं, अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। वो चीज़ें भी क्या होती हैं, इंडिया के अंदर अच्छी नहीं मिल पाती। लैक सेफ ड्रिंकिंग, ड्राइविंग नहीं है, ड्रिंकिंग है।
लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी क्या है, हेल्दी नहीं है। इसके बाद लैक ऑफ एजुकेटेड हाउसिंग, एजुकेटेड हाउसिंग यानी कि जो हाउसिंग है उसके बारे में हमें एजुकेशन नहीं दी जाती। अगर हमारे हाउस अच्छी जगह पे होंगे या फिर खराब जगह पे नहीं होंगे तो हमारी हेल्थ क्या होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इनएडुकेट मेडिकल फैसिलिटी, इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी कम है। वाटर पोल्यूशन इसकी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पाती, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं होता। प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ सेक्टर इंडिया, हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया के अंदर? सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एग्जिस्टिंग हेल्थ, जो हमारा पहले से हेल्थ की सेक्टर चला आ रहा है ना, जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है वो ही खराब है, जिसकी वजह से आज हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत बुरी पोजीशन में है। कम्युनिकेटेड डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना, जैसे एड्स, HIV, ये क्या है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद पुअर अनकीप एंड मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस और अनकीप वगैरह है पेशेंट की या फिर जो मशीनें हैं उनकी, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है। इसके बाद हेल्थ केयर फॉर पुअर, जो पुअर के लिए हेल्थ केयर है वो तो और भी ज़्यादा खराब है। पुअर हेल्थ केयर के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर पुअर्स डिपेंड है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, जो हेल्थ केयर है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद पुअर वुमेन्स हेल्थ, अब आप देखोगे मैन तो फिर भी अपना इलाज करा लेते हैं, कई सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोगों की सोच छोटी है, वहाँ पे क्या होता है, वुमेन्स का तो इलाज ही नहीं कराया जाता। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी भी इंडिया के अंदर बहुत बेकार है। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन होती है ना, देखो अब हम अच्छा खा ले ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कभी ना कभी तो हम बीमार पड़ ही जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी इंडिया के पास है, लेकिन जो मेडिसिन होती है ना उससे एट द एंड हम सही होते हैं। तो जो मेडिसिन है वो ही जो मतलब उसके ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं फुल्ली। तो क्या होता है, रेफर्स टू द अंडर डेवलपमेंट। अगर आज हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो अंडर डेवलप है, वो किसकी वजह से है, मेडिसिन की वजह से। और फ्यूचर में जाके जब हम ग्रो हो जाएंगे वो भी किसी की वजह से होंगे, मेडिसिन ही हर चीज के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगर हम डेवलप नहीं है तो भी कौन जिम्मेदार है, मेडिसिन। और अगर हम फ्यूचर में जाके क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो भी कौन जिम्मेदार होगा, मेडिसिन।